साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों सीज फायर हो गया है। हालांकि ये कोई जंग नहीं थी लेकिन संघर्ष तो था और भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति थी। सीज फायर हो गया है और इसकी सबसे पहले सूचना यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दी। उसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। अब तो जयशंकर जी हैं जो विदेश मंत्री, उन्होंने भी सूचना दी और जो सचिव हैं मिस्त्री साहब, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। दोस्तों हम दोनों बातचीत करने के लिए इसलिए नहीं खड़े हुए कि सीज फायर हुआ है। दरअसल सीज फायर यानी कि युद्ध विराम का चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और बहुत ही तगड़े संघर्ष की सूचना पटना से आ रही है एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच। इधर जिन्हें आजकल लुंज पुंज कहा जा रहा है नीतीश कुमार, एनडीए अलायंस की अगुवाई कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं राज, और उधर युवा तेज तर्रार युवा तुर्क कहे जाते हैं आरजेडी के इंडिया अलायंस के तेजस्वी यादव, उन्होंने दम ठोक दिया है। चलिए हम पॉलिटिकल एडिटर अपने शैलेंद्र सिन्हा हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि युद्ध विराम का कितना असर पड़ेगा चुनाव परिणाम पर। जी शैलेंद्र भाई बताएं आप। देखिए इस युद्ध विराम का तो असर निश्चित रूप से इसका कह सकते हैं, जो हिसाब कह लीजिए, चाहे गुना भाग कह लीजिए, लाभ हानि कह लीजिए, निश्चित रूप से इसकी चर्चा होगी। हालांकि इस युद्ध विराम की समीक्षा अगले कुछ दिनों में, जैसा कि बताया जा रहा है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा, जो 12 मई को डीजीएमओ की जो डीजी है मिलिट्री ऑपरेशंस के, उन दोनों के बीच में वो बैठक में होगी और वहाँ पे सबसे पहले ये तय होगा जो दोनों देशों में क्या कुछ नफा नुकसान रहा, किसकी कितनी हानि हुई और किसने कितनी बर्बादियां देखी इस छोटे से संघर्ष के दौरान। लेकिन जो लाभ का या हानि का चुनाव के नज़रिए से यदि देखा जाए परिणाम को, तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार में होगी, क्योंकि बिहार में ही अब बिहार में ही चुनाव होने, उससे पहले किसी भी अन्य राज्यों में चुनाव नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इसका लाभ हानि चाहे गुना भाग जो होगा वो बिहार में देखने को मिलेगा। और वहाँ पे दोनों, चाहे वो एनडीए की ओर से हो चाहे इंडिया गठबंधन की ओर से हो, निश्चित रूप से वहाँ के नेताओं के अब जो बयान अब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, क्योंकि अभी निश्चित रूप से जब तक सेना का ऑपरेशन रहा था और अभी भी चल रहा था कुछ घंटों पहले तक, तो इसमें ये कहा जा रहा था जो सभी लोग सेना की कार्रवाइयों के साथ खड़े हैं, और निश्चित रूप से हम सभी भी खड़े हैं, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या होंगे, क्योंकि जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में, जैसा कि अभी आपने ये भी कहा, जो इस युद्ध विराम की सूचना सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी, यदि ये सूचना भारत की ओर से आया होता और किसी एक न्यूट्रल के, खासकर यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है उनकी तरफ से आया होता, तो ये माना जा सकता था जो यह एक मतलब कि एक न्यूट्रल पर्सन या न्यूट्रल स्थिति में ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से सबसे पहले अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा और उसकी क्रेडिट लेनी क्यों, क्योंकि उनके स्टेटमेंट में ये बातें थी जो मेरे प्रयासों से और यूएस के प्रयासों से ये चीज़ें हुई, तो क्रेडिट लेने वाली स्थितियों में निश्चित रूप से भारत में इसका तो बहुत ज़बरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। और शायद हो सकता है जो इसी के बहाने, इस युद्ध विराम के बहाने, बिहार में जो भी राजनीतिक दल के नेता हैं, चाहे वो सत्ता से जुड़े हुए एनडीए के नेताओं पक्ष हो या विपक्षी इंडिया गठबंधन के पक्ष हो, तो वहाँ से ज़रूर इनकी आलोचनाओं का दौर तो शुरू होगा या उसके पक्ष की प्रतिक्रियाओं के रूप में। नहीं, लेकिन देखिए पहले ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रवाद के अश्व पर सवार रहती है भारतीय जनता पार्टी, निश्चित रूप से, और हिंदू हृदय सम्राट बनकर इधर 2-3 दशकों में नरेंद्र मोदी जी उभर कर सामने आए, जो आज देश की अगुवाई कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का संचालन जो है संघ करता है, लेकिन खबर यह भी है कि सिर्फ संघ ही नहीं करता है, आज दिल्ली में बैठे 2 नेता करते हैं। हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं वो 2 नेता कौन, और उनके लगातार बिहार दौरे हुए। पहलगांव के बाद जैसा अटैक किया हमारी सेना ने और नेस्त नाबूद के आतंकी ठिकानों को, तो इसकी पूरी क्रेडिट निसंदेह भारतीय जनता पार्टी ने लेने की कोशिश की और सकारात्मक परिणाम देखने को मिला बिहार में। और ऐसा लग रहा था कि एनडीए का पक्ष भारी रहेगा चुनाव में, 6 माह के अंदर चुनाव। तो अब क्या लगता है कि युद्ध विराम के बाद
क्या वो जो ग्राफ बढ़ा था एनडीए का यानी कि भाजपा का, वो घटेगा? देखिए, इसका आकलन करना तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि एक अभी लंबा समय बचा हुआ है चुनाव के घोषणा में और चुनाव के होने में। तो इन परिस्थितियों में ज़रूर इस युद्ध विराम की चर्चा तो रहेगी, चाहे युद्ध की भी चर्चा रहेगी, जो अघोषित रूप से युद्ध कहा जा रहा है उसकी भी चर्चा होगी, और वो गाहे बगाहे हमेशा होगी। क्योंकि अभी जब हम सब हमारे दर्शक भी जान रहे हैं, जब इस पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद जब सबसे पहले इस आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन किया था या एक बयान दिया बिहार से, तो वो बिहार से किया था निश्चित रूप से। और यही वजह है जो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उन्होंने जब पहली बार अटैक हुआ 7 तारीख को, तो उस दिन उन्होंने कहा भी था अपनी प्रतिक्रिया में, इस जो मतलब कि एयर स्ट्राइक जब हुआ था 9 आतंकी ठिकानों पे पाकिस्तान और पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में, तो उन्होंने कहा था जो प्रधानमंत्री ने बिहार की भूमि से जो घोषणा किया था उसको उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया। तो इसका मतलब ये था, जो बिहार चुनाव के नज़रिए से आप इस बयान को समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं बिहार, ना सिर्फ बिहार बल्कि बीजेपी इस पूरे मामले को अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है या उन्होंने की थी। अब ये देखना होगा जो इस पूरी चीज़ों को वो अगले 6 महीने तक कैसे बरकरार रख पाती है, बशर्ते कि विपक्षी नेताओं के बयान, अब वो सेना के ऑपरेशंस पे बयान नहीं आएंगे, लेकिन यह ज़रूर आएगा जो युद्ध विराम की स्थितियाँ कैसे बनी और उसमें अमेरिका की भूमिका क्या थी। क्या वाकई अमेरिका के दबाव में कहीं ये युद्ध विराम तो नहीं लिया गया है, या युद्ध विराम की सहमति तो नहीं बनी है, या फिर किसी अन्य विदेशी राष्ट्रों के दबाव में तो ये परिस्थितियां नहीं आई। और इसको लेकर के बिहार में चर्चाएं तो खूब होंगी। देखिए, दो तीन मुद्दा शैलेंद्र जी। पहला तो ये है कि सारी जनता, भारतीय जनता को अब लग रहा था कि मोदी जी की अगुवाई में, है ना, इस बार तो पीओके, पाक ऑक्युपाई कश्मीर हमारे अधीन हो जाएगा। सारी जनता यही समझ रही थी, हम लोगों को भी लग रहा था ऐसा। और दूसरा, पाकिस्तान के अत्याचार जुल्म का शिकार बलूचिस्तानी लोग हो रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक स्टेट है ना, वहाँ अलग आज़ादी की लड़ाई जंग लड़ रहे हैं वहाँ के लोग। तो लोगों की डिमांड थी कि ईरान है, भारत है, अफगानिस्तान है, ऐसे लोग अगर साथ दे दे, ऐसे ट्वीट भी आ रहे थे सामने, एक्स पर पोस्ट भी आ रहे थे, लोगों की मांग उठ रही थी। तो क्या विपक्ष ये मुद्दा नहीं उठाएगा? क्योंकि वो याद करेगा इंदिरा गांधी को, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई। वो याद करेगा सिक्किम को कि किस तरह सन 74 में 71 में बांग्लादेश अलग करवाया और चीन के चंगुल से सिक्किम को अपने यहाँ विलय करवाया। तो क्या उदाहरण नहीं देंगे और फिर ये मिसालें नहीं देंगे कि आपने क्या किया? तो क्या ये नकारात्मक इंडिया की तरफ नहीं होगा ये मामला? जी देखिए, निश्चित रूप से हमारी पूरी आवाम की या पूरे देश के लोगों की ये ख्वाहिश थी जो इस बार कुछ बड़ा होगा, बड़ी चीज़ें हो, क्योंकि पिछली बार जब हमने अपने 44 सैनिक खोए थे पुलवामा की घटनाओं में, तो उसके बाद महज 1-2 अटैक को छोड़ के बालाकोट स्ट्राइक हुआ था और उससे पहले उड़ी वाले में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो वो ज़रूर एक कार्रवाई हुई थी जो एक चेतावनी थी पाकिस्तान के लिए। लेकिन बावजूद इसके पहलगाम आतंकी घटनाएं हो गई और उसके बाद फिर से भारत ने एयर स्ट्राइक किया उनके 9 आतंकी ठिकानों को। ये बड़ा स्ट्राइक था निश्चित रूप से, और पाकिस्तान के अंदर जाकर हमने किया है। और जिस तरीके से उनके, और इस बार तो उन्होंने खुलेआम वहाँ के नेताओं ने या वहाँ के तथा कथित जो भी मिलिट्री चीफ है, चाहे दूसरे अन्य जो लोग, उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया, तो हमारा इस बार नुकसान ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो बावजूद इसके यदि भारत की ओर से वो कार्रवाई निरंतर जारी नहीं रही तो इसका ज़रूर कहीं ना कहीं लोगों में क्षोभ है। यदि वो कार्रवाई लगातार रहती तो शायद हमारी आकांक्षाएं जो पीएको के वापस अपने हासिल करने की थी, या फिर बलूचिस्तान के लोगों के संघर्ष को एक मतलब कह सकते हैं जो एक मुकाम देने की एक कोशिश हमारी होती, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा
उसको कह सकते हैं। यदि वो कोशिशें होती तो निश्चित रूप से उसका फायदा भाजपा को या एनडीए को आने वाले समय में हमेशा उनके क्रेडिट में इतिहास बन जाता। उनके क्रेडिट में, जैसे आज हम इंदिरा गांधी को 1971 के लिए याद करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी को याद रखा जाता पीएको के वापस हासिल करने में। लेकिन बावजूद इसके हम तो यही कहेंगे, जो अभी इसके नफा नुकसान के परिणाम की चर्चाएं तो अब जरूर होगी, और बिहार में ही सबसे ज्यादा होगी, बिहार के नेताओं में भी होगी, बिहार की जमीन पर होगी, बिहार के चुनावी लड़ाई में होगी। तो ये देखना तो बहुत दिलचस्प होगा, जो अब जब ये मिलिट्री ऑपरेशंस अब सेना के हवाले से निकल के बयानों के ऑपरेशंस के रूप में हमारे सामने आते हैं, तो उन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की मौजूदगी, उनके बयानों की मौजूदगी, उनके नेताओं के बयानों की मौजूदगी किस रूप में सामने आती है, ये हमें देखना होगा। एक जो महत्वपूर्ण बात है, मैं उम्मीद कर रहा था इस पूरे घटनाक्रम के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो वो एक था जो हम लोग देश के नाम एक संबोधन जरूर चाह रहे थे, जो देश के नाम, क्योंकि सीधे तौर पर यदि वो मिलिट्री ऑपरेशंस था तो निश्चित रूप से जो मिलिट्री मैन हैं या उससे जुड़े हुए लोग हैं वो आके देश को संबोधित कर रहे थे और पल पल की जानकारी भी दे रहे थे। लेकिन बावजूद इसके एक राष्ट्र के नाम संबोधन तो प्रधानमंत्री मोदी का होना चाहिए। तो उम्मीद कर सकते हैं जो शायद अब आने वाले हो सकता है कि मन की बात में वो बात वो चीजें आ जाए, या फिर अलग तरीके से प्रधानमंत्री कहीं इसके लिए विचार भी कर रहे होंगे जब स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। तो जी चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। जब तक के लिए आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। और दोस्तों, हम लोग फेसबुक पर भी हैं, इंस्टा पर भी हैं, वहाँ पाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। और दोस्तों, जैसा आप सपोर्ट करते आए हैं वैसे ही वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हम दोनों को आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।